जय हिंद दोस्तों। इंडियन रिवर अर्थात भारत की नदियाँ के दूसरे वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जो भारत की नदियाँ हम लोग समझ रहे थे, उस वीडियो में हम लोग यह देख चुके थे कि भारत का अपवाह तंत्र दो प्रकार से काम करता है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में हम लोग सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं। वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इत्यादि नदियों को देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी को लेकर के देख चुके थे। सिंधु नदी क्या है, इसके सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं, हम लोग सभी टर्म्स को समझने की कोशिश की थी। जहाँ पे हम लोगों ने देखा था सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब को हम लोग समझे थे कि चेनाब क्या है, झेलम क्या है, रावी क्या है, व्यास क्या है, सतलज क्या है। और आज की इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में समझने वाले हैं। गंगा नदी तंत्र क्या है, गंगा नदी की कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक नदियों का काम करती हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझने की कोशिश की थी और आज हम लोग गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से गंगा नदी भारत के लिए बैकबोन की तरह काम करती है। तो आइए दोस्तों समझते हैं गंगा नदी तंत्र क्या है, गंगा रिवर मैकेनिज्म क्या है। अगर हम लोग गंगा नदी तंत्र को समझना चाहें तो हम लोग गंगा नदी के मैप को देख सकते हैं। ये हमारा गंगा नदी है, ये हमारा गंगा नदी है और हम देख सकते हैं कि गंगा नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं यमुना है ना, और यमुना की भी कई सारी सहायक नदियां हैं जैसे चंबल, बेतवा, केन, है ना। और साथ ही साथ गंगा की और सारी सहायक नदियां को देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा इत्यादि कई सारी जो नदियां हैं वो गंगा की सहायक नदियां हैं। तो अगर हम गंगा नदी तंत्र को समझना चाहें तो हम लोगों को गंगा नदी के साथ साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं इन सभी को समझना पड़ेगा। अगर इस नक्शे को अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। इस नक्शे को हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अगर इसे खुद से हम बनाने का प्रयास करें, ये नक्शा हम खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हम इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। और हम इस गंगा नदी को समझने से पहले यह समझते हैं कि इस गंगा नदी का निर्माण कई सारी छोटी छोटी सहायक नदियों से मिलकर के होती है, जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, धौलीगंगा, ऋषिगंगा, पिंडार नदी इत्यादि अन्य सहायक नदियां मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो आइए इस नक्शे को हम लोग पूरा डीपली समझते हैं। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलेगी, इसकी लंबाई क्या है, इसका पुराना नाम क्या है, कैसे गंगा नदी का निर्माण होता है, कैसे ये सभी नदियाँ जा करके देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आइए दूसरे स्लाइड में हम लोग समझते हैं इस पूरे नक्शे को और खुद से मैप बनाने की आप लोग भी कोशिश कीजिएगा और साथ ही साथ अपने नोटबुक में इसे बनाते चलिएगा। इस मैप को समझने से पहले एक टर्म और समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो गंगा नदी है ना, इस गंगा नदी का निर्माण इस उत्तराखंड स्टेट से होता है। जो भी ये सारी नदियां हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, धौलीगंगा, ऋषिगंगा, पिंडार नदी, ये सारी नदियां जो हैं ये उत्तराखंड की नदियां हैं और ये सभी नदियां उत्तराखंड की नदियां हैं और ये नदियां आपस में उत्तराखंड में ही मिलती हैं और आपस में उत्तराखंड में मिलकर के उत्तराखंड का एक स्थान है देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण होता है जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में आती है। इसे हम लोग डीपली समझेंगे, बट फिलहाल हम लोग यही समझते हैं कि जो गंगा नदी का निर्माण होता है उसकी सभी जो सहायक नदियां हैं जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, धौलीगंगा, ऋषिगंगा, पिंडार नदी, ये सभी नदियां उत्तराखंड की नदी हैं। और उत्तराखंड की ये नदियां कहाँ से निकलती हैं, इनकी लंबाई कितनी है, इसका क्या योगदान है, उसे हम लोग डीपली समझते हैं। और सबसे पहले हम लोग अलकनंदा नदी से स्टार्ट करते हैं। तो आइए अलकनंदा नदी को समझते हैं। जैसा कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये सभी नदियाँ उत्तराखंड की नदियाँ हैं। भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौलीगंगा, ऋषिगंगा, पिंडार नदी, ये सभी नदियाँ उत्तराखंड की नदियाँ हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग यह समझ सकते हैं कि ये सभी नदियों का उद्गम स्थान उत्तराखंड ही होगा और उत्तराखंड का एक जगह है शतोपथ हिमानी। उत्तराखंड के इसी ग्लेशियर से जो शतोपथ हिमानी ग्लेशियर है, यह यूके उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है शतोपथ हिमानी
उत्तराखंड के इसी ग्लेशियर से हम लोगों के जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम स्थान होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अलकनंदा नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो उत्तराखंड के सतोपत ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है और अलकनंदा नदी का पुराना नाम विष्णु गंगा है। इन सारे फैक्ट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये अलकनंदा नदी है और अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, तो सतोपत हिमानी उत्तराखंड का एक ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है जो 195 किलोमीटर लंबा है और इसी अलकनंदा नदी का पुराना नाम विष्णु गंगा है। तो हम लोग देख चुके कि ये अलकनंदा नदी, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो सतोपत हिमानी और इसकी लंबाई कितनी है 195 किलोमीटर और इसका पुराना नाम क्या है, विष्णु गंगा। और यहाँ से एक पॉइंट यह भी ध्यान में रखा जा सकता है कि इसी अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। इसी अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। तो इस अलकनंदा नदी के संबंध में जो मेरे फैक्ट बनते हैं, जहां से हमारे पीटी में एक क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका उद्गम कहां से होगा, सतोपत हिमानी, सतोपत ग्लेशियर से। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर, इसका पुराना नाम विष्णु गंगा और अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है, तो हम लोग कह सकते हैं बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। वहीं हम लोग अब समझते हैं इस मंदाकिनी नदी के बारे में। ये मंदाकिनी नदी, इसका उद्गम स्थान उत्तराखंड के चाराबाड़ी हिमनद से होता है। हिमनद का मतलब ग्लेशियर ही होता है दोस्तों। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, चाराबाड़ी ग्लेशियर से। यह भी कहाँ है, उत्तराखंड में। और इस मंदाकिनी नदी की लंबाई कितना है, तो 81.3 किलोमीटर। जहाँ अलकनंदा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर, वहीं मंदाकिनी नदी की लंबाई 81.3 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें कि मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है, तो हम लोग कह सकते हैं केदारनाथ का मंदिर। अभी हम लोग बात कर चुके थे कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है, तो बद्रीनाथ का मंदिर, और मंदाकिनी नदी के तट पर तो केदारनाथ का मंदिर। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। तो हम लोग अभी अलकनंदा नदी को देख चुके हैं, मंदाकिनी नदी को देख चुके हैं। अब हम लोग भागीरथी नदी को देखने की कोशिश करते हैं। मंदाकिनी नदी से संबंधित एक पॉइंट को और ध्यान में रखा जा सकता है कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से जिस पॉइंट पर मिलती है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्रप्रयाग। इस पॉइंट को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। तो जिस तरीके से हम लोग बात कर चुके हैं कि अलकनंदा नदी, इसका उद्गम सतोपत हिमानी से होता है, इसकी लंबाई 195 किलोमीटर, इसका पुराना नाम विष्णु गंगा। और वहीं मंदाकिनी नदी को देखें तो यह उत्तराखंड के चाराबाड़ी हिमनद से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई 81.3 किलोमीटर है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, वहीं मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ का मंदिर स्थित है। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी के जिस पॉइंट पर मिलती है उसे क्या कहेंगे, रुद्रप्रयाग कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं भागीरथी नदी के बारे में। तो भागीरथी जो नदी है, इसका उद्गम कहाँ होता है, तो इसका भी उद्गम उत्तराखंड में ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये सभी नदियाँ कहाँ की नदियाँ हैं, किस राज्य की नदियाँ हैं, तो उत्तराखंड की नदियाँ हैं। तो भागीरथी का भी उद्गम किस राज्य से होगा, उत्तराखंड से होगा। लेकिन उत्तराखंड के एग्जैक्ट वह कौन सा जगह है जहां से इसका उद्गम होता है, तो कह सकते हैं कि गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से। आप लोग नोटबुक में ये सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा और इस मैप पे काम करते चलिएगा। आप लोग हॉरिजॉन्टल एक पेज लें, इस पे मैप बनाएं और मैं जो भी ये पॉइंट बीच बीच में बता रहा हूँ भागीरथी से रिलेटेड, भागीरथी के नीचे इस जगह पे आप लोग लिखते रहिएगा। मंदाकिनी के नीचे लिख लीजिएगा, अलकनंदा के नीचे लिख लीजिएगा। इस तरीके से आप लोग नोट्स में सभी टर्म्स को एकदम क्लियर करके ही चलिएगा। तो भागीरथी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो उत्तराखंड के गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से। अभी हम लोग बात कर चुके हैं अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपत ग्लेशियर, इसका उद्गम सतोपत ग्लेशियर, इसका उद्गम चाराबाड़ी ग्लेशियर, इसका उद्गम भागीरथी का गंगोत्री ग्लेशियर। इसका लंबाई 195 किलोमीटर, इसकी लंबाई 81.3 किलोमीटर और भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर। एकदम हर एक चीज़ को जोड़ के ध्यान में रखेंगे। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपत हिमानी, मंदाकिनी का चाराबाड़ी हिमनद, भागीरथी का गंगोत्री ग्लेशियर, इसकी लंबाई 195 किलोमीटर, इसकी 81.3 किलोमीटर और इसकी 205 किलोमीटर।
जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अलकनंदा नदी का पुराना नाम विष्णु गंगा है, वहीं भागीरथी का पुराना नाम किरात है। ध्यान में रखिएगा, पुराने नाम से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। भागीरथी का पुराना नाम किरात है, भागीरथी का पुराना नाम किरात है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि मंदाकिनी नदी जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम लोग रुद्रप्रयाग कहते हैं, वहीं भागीरथी नदी जिस पॉइंट पे मिलती है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। भागीरथी नदी जिस पॉइंट पे मिलती है उसे क्या कहेंगे? देवप्रयाग। मंदाकिनी नदी मिले रुद्रप्रयाग, भागीरथी नदी मिले देवप्रयाग। तो मैं आशा करता हूं कि भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा नदी से संबंधित कोई समस्याएं नहीं आई होंगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इन तीनों नदियों को, फिर से हम ये 3 नदियों को समझेंगे। अलकनंदा नदी का उद्गम शतोपथ हिमानी, मंदाकिनी नदी का उद्गम चाराबाड़ी हिमनद, भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा नदी का पुराना नाम क्या है? विष्णु गंगा। भागीरथी का पुराना नाम किरात। अलकनंदा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर, मंदाकिनी की 81.3 किलोमीटर, भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर। इन सारे टर्म्स को ध्यान में रखेंगे। मंदाकिनी जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। भागीरथी जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। अब हम लोग धौली गंगा को लेकर के समझते हैं धौली गंगा नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इस धौली गंगा नदी का उद्गम, जो ये धौली गंगा नदी है इसका उद्गम, ये उत्तराखंड है ना, ये उत्तराखंड और ये तिब्बत। तो इस उत्तराखंड और तिब्बत के सीमा पर एक जगह है जिसका नाम है गढ़वाल। इस उत्तराखंड और तिब्बत के सीमा पर स्थित है गढ़वाल, और इसी गढ़वाल पर एक जगह का नाम याद रखेंगे, नीति दर्रा। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। और इसी नीति दर्रा से हम लोगों के धौली गंगा नदी का उद्गम होता है। तो धौली गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड और तिब्बत के सीमा पर स्थित गढ़वाल जिला के नीति दर्रा से धौली गंगा नदी का उद्गम होता है। फिर से ध्यान में रखिए, कह सकते हैं कि उत्तराखंड और तिब्बत का जो सीमा है उस सीमा पर एक जिला है गढ़वाल, और इसी गढ़वाल जिला में एक दर्रा है नीति दर्रा। इसी नीति दर्रे से धौली गंगा नदी का उद्गम होता है, और इस धौली गंगा नदी की लंबाई 70 किलोमीटर है। तो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं अलकनंदा नदी को, मंदाकिनी नदी को, भागीरथी को, धौली गंगा को। इसकी लंबाई 195, इसकी 81.3, इसकी 205 और इसकी 70 किलोमीटर। इसका पुराना नाम विष्णु गंगा। भागीरथी का क्या हो जाएगा? किरात। इसके तट पे कौन सा मंदिर? बद्रीनाथ का मंदिर। और मंदाकिनी नदी के तट पे कौन सा मंदिर स्थित है? तो केदारनाथ का मंदिर स्थित है। धौली गंगा से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका उद्गम कहाँ होगा? नीति दर्रा से। उसकी लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर। अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो इस धौली गंगा नदी में एक नदी आकर के मिलती है, ऋषि गंगा, और इस ऋषि गंगा से संबंधित कई सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए धौली गंगा की जो सहायक नदी है ऋषि गंगा, इस ऋषि गंगा को लेकर के जो एग्जाम से संबंधित जो भी पॉइंट्स पूछे जाते हैं उसे हम लोग समझते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं ऋषि गंगा नदी को। तो इस ऋषि गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो इसका उद्गम नंदा देवी ग्लेशियर से होता है। कौन सा ग्लेशियर? नंदा देवी ग्लेशियर। ध्यान में रखेंगे, ग्लेशियर से 4 गो हो गया, अलकनंदा, शतोपथ, मंदाकिनी, चाराबाड़ी हिमनद, भागीरथी गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर, और ऋषि गंगा कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा? नंदा देवी ग्लेशियर। वहीं अगर हम लोग देखें धौली गंगा, तो धौली गंगा का उद्गम एक दर्रा से हो रहा है, नीति दर्रा से, जबकि ऋषि गंगा का ग्लेशियर से। तो भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा और ऋषि गंगा, इसका उद्गम ग्लेशियर से, जबकि धौली गंगा का उद्गम किससे हो रहा है? एक दर्रा से। तो ऋषि गंगा है, इसका उद्गम नंदा देवी ग्लेशियर से हुआ, और यह आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक गाँव है रैनी गाँव, और इस रैनी गाँव में यह धौली गंगा नदी से मिल जाती है। और इस ऋषि गंगा का पुराना नाम ऋषि कुल्या है, ऋषि कुल्या। ध्यान में रखेंगे, अलकनंदा नदी का पुराना नाम विष्णु गंगा, भागीरथी का किरात, और ऋषि गंगा का पुराना नाम ऋषि कुल्या। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। ऋषि गंगा नदी की लंबाई 60 किलोमीटर। अलकनंदा 195, 81.3, 205, धौली गंगा 70 किलोमीटर, ऋषि गंगा 60 किलोमीटर। वहीं अगर हम लोग बात करें नंदा देवी जो ग्लेशियर है, यहीं से एक टर्म हमारे दिमाग में आना चाहिए, नंदा देवी पर्वत। हम लोग ज्योग्राफी में इस पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर, 7817 मीटर। जबकि अगर हम लोग बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा कंचनजंगा, और इसकी लंबाई कितनी है? 8586 मीटर। तो सबसे ऊंचा पर्वत भारत का कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। इसकी लंबाई 8586 मीटर। वहीं अगर हम लोग बात करें नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 7817 मीटर। तो
ऋषि गंगा से संबंधित इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ऋषि गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? नंदा देवी ग्लेशियर। इसकी लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। इसका पुराना नाम ऋषि कुल्या। और नंदा देवी ग्लेशियर जो है, जहाँ से इसका उद्गम होता है, इसी से संबंधित है नंदा देवी पर्वत। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर। और भारत की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा। इसकी लंबाई 8586 मीटर। तो आई होप ये जो नदी है, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौलीगंगा, ऋषि गंगा, इन सभी टर्म्स को आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग समझते हैं ये लास्ट में जो बचा है पिंडार नदी, इस पिंडार नदी को। और यह पिंडार नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिला के कुमाऊं क्षेत्र के पिंडर ग्लेशियर से निकलता है। पिंडार नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से? पिंडर ग्लेशियर से। किस क्षेत्र में है? तो यह उत्तराखंड का एक जिला है बागेश्वर जिला। इस बागेश्वर जिला का एक क्षेत्र है कुमाऊं क्षेत्र, और इसी क्षेत्र में स्थित है हमारा पिंडर ग्लेशियर। और इसी पिंडार ग्लेशियर से, पिंडर ग्लेशियर से आप लोगों के पिंडार नदी का उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 105 किलोमीटर। पिंडार नदी की लंबाई 105 किलोमीटर और इसका पुराना नाम कर्णगंगा है। पिंडार नदी का पुराना नाम कर्णगंगा। अलकनंदा नदी का पुराना नाम क्या हो जाएगा? विष्णु गंगा। भागीरथी का किरात। ऋषि गंगा का ऋषि कुल्या। पिंडार नदी का कर्णगंगा। अलकनंदा नदी का लंबाई क्या हो जाएगा? 195। मंदाकिनी का 81.3। भागीरथी का 205। धौलीगंगा का 70। ऋषि गंगा का 60। पिंडार नदी का 105। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का मंदिर। मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो केदारनाथ का मंदिर। धौलीगंगा अलकनंदा नदी के जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। जब पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलती है और जिस पॉइंट पर मिलती है, इसे हम लोग कर्णगंगा के नाम से जानते हैं। अभी आप लोगों को बताया था अलकनंदा नदी का पुराना नाम विष्णु गंगा। तो जब धौलीगंगा अलकनंदा नदी को मिलेगी तो कौन सा पॉइंट पे? विष्णु गंगा। पिंडार नदी का पुराना नाम कर्णगंगा। तो पिंडार नदी जब अलकनंदा से मिलेगी तो इसका पुराना नाम कर्णगंगा। तो सिंपल तरीके से इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के साथ जोड़ करके हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अलकनंदा नदी का पुराना नाम तो ये पॉइंट विष्णु गंगा। पिंडार नदी का पुराना नाम तो ये पॉइंट कर्णगंगा। अभी हम लोग बात कर चुके थे कि मंदाकिनी नदी जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम लोग रुद्रप्रयाग कहते हैं, और भागीरथी जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। तो इस तरीके से सभी नदियाँ जो भागीरथी है, मंदाकिनी है, अलकनंदा, धौलीगंगा, ऋषि गंगा, पिंडार नदी, ये सभी नदियाँ आपस में मिलती हैं और यह फाइनली देवप्रयाग में मिल करके इसी देवप्रयाग से एक नदी का निर्माण करती है जिसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। तो कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा नदी की शुरुआत कहाँ होती है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो गंगा नदी का निर्माण कहाँ होता है? देवप्रयाग में। गंगा नदी का निर्माण देवप्रयाग में। अब समझिए कि इस देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण हो जाता है और यह आगे बढ़ते हुए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ बांग्लादेश में एंट्री कर जाता है। तो हम अभी तक इस पॉइंट तक समझ चुके हैं, है ना? अलकनंदा देख चुके, मंदाकिनी देख चुके, भागीरथी, धौलीगंगा, ऋषि गंगा, पिंडार। अब हम देखें कि इस देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण हो रहा है। अब इस पॉइंट से लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब इस नक्शे पे हम लोग काम करेंगे। इस नक्शे तक हम लोग देख चुके हैं, अब इस नक्शे को लेकर के हम लोग काम करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इस नक्शे तक पूरा वर्क कर चुके हैं। अब यहाँ से लेकर के इस देवप्रयाग से लेकर के आगे तक हम लोगों को बात करना है, जहाँ हम लोगों को वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता से लेकर के बांग्लादेश तक हम लोगों को जाना है। तो आइए अब हम लोग इस मैप के आगे वाले हिस्से को अब हम लोग देखते हैं क्या कि इस देवप्रयाग से जब गंगा नदी का निर्माण होता है तो गंगा नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं। गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। भारत को इसे बैकबोन कहा जाता है, भारत की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। खेती के लिए, किसानों के लिए इस नदी की काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलती है। तो गंगा नदी की क्या क्या विशेषताएं रहीं, गंगा नदी हमारे दिनचर्या में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, उसे हम लोग समझते हैं। उत्तराखंड के इसी पॉइंट जो देवप्रयाग है ना, इसी देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम होता है और यह आगे बढ़ते हुए यूपी, बिहार होते हुए, देखिए वाराणसी, यूपी,
पटना बिहार होते हुए या पश्चिम बंगाल में जाता है, और ये वाली लाइन पश्चिम बंगाल में और ये वाली लाइन बांग्लादेश में। इसे हम लोग सीरियली ढंग से समझते हैं कि क्या क्या मामला है भाई। अभी हम लोग देख चुके हैं कि उत्तराखंड में ये जो मैप है, इस उत्तराखंड के देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम होता है। इस देवप्रयाग से किसका उद्गम हुआ है? गंगा नदी का। और गंगा नदी का उद्गम होता है, और इस गंगा नदी का पूरा लंबाई देखें तो 2525 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पश्चिम बंगाल तक चला गया है, सॉरी बांग्लादेश तक जो चला गया है, उसका लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। अगर हम लोग भारत में बात करें, अभी हम लोग देख चुके उत्तराखंड से इस नदी का उद्गम होता है, यूपी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंट्री कर जाता है। एक छोर आ जाता है पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से, और एक बांग्लादेश में चला जाता है किस नाम से? भागीरथी के नाम से, और भागीरथी को पतवा के नाम से। खैर इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि टोटल लंबाई गंगा नदी की कितना है? 2525 किलोमीटर, है ना। अभी हम लोग बात किए हैं कि उत्तराखंड मतलब इंडिया का एक स्टेट है उत्तराखंड, यहाँ से निकलता है, और पश्चिम बंगाल इंडिया का इस स्टेट से लास्ट करता है, और फिर बांग्लादेश में एंट्री करता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, और इस पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? सवाल यहाँ से भी बनता है। टोटल लंबाई तो कितना है? 2525 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है और पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई कितनी है? तो हम लोग बात कर सकते हैं कि भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। कितना है? 2071 किलोमीटर, जबकि पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई है 454 किलोमीटर। अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 2525 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितना है? 2071 किलोमीटर। और बांग्लादेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो 454 किलोमीटर। यहाँ से तीनों पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, भाई भारत में लंबाई पूछे तो 2071 किलोमीटर। अगर हमारा क्वेश्चन पूछे बांग्लादेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो बांग्लादेश में इसकी लंबाई 454 किलोमीटर है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो गंगा नदी है ये आगे बढ़ते हुए यूपी, है ना, देख रहे हैं कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी सब यूपी का ही जगह है। यूपी होते हुए बिहार आता है, देखिए पटना बिहार आया, और बिहार से होते हुए जैसे ही यह पश्चिम बंगाल अर्थात कलकत्ता में एंट्री करता है, तो यह दो धाराओं में टूट जाता है। कितने धाराओं में? दो धाराओं में। एक पश्चिम बंगाल में चला जाता है जिसका नाम दिया जा सकता है हुगली, और एक बांग्लादेश में चला जाता है जिसका नाम भागीरथी होता है। ध्यान में रखिएगा कि उत्तराखंड से एक जगह है देवप्रयाग, इस देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम होता है, और यह यूपी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल का एक जगह है फरक्का। इस जगह का नाम याद रखेंगे, फरक्का। इस फरक्का से यह गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक नीचे की ओर चली जाती है कलकत्ता की ओर, और एक बांग्लादेश की ओर चली जाती है। नीचे जो कलकत्ता की ओर आई उसका नाम हम लोग हुगली देंगे, और जो बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम हम लोग भागीरथी देंगे। लेकिन इतने पॉइंट से भी हमारा मामला क्लियर नहीं होता है। यहाँ से कई सारे सवाल और उठ सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जब यह गंगा नदी इस फरक्का पॉइंट से दो भागों में विभाजित होती है, एक नीचे की ओर वेस्ट बंगाल जो कलकत्ता की ओर आती है उसे हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं, और जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यह भागीरथी नदी बांग्लादेश की मुख्य नदी के रूप में प्रवेश करती है। लेकिन इस भागीरथी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, लेकिन समझ सकते हैं। भागीरथी नदी जो ये नदी है उसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जा रहा है? पद्मा नाम से। जबकि बांग्लादेश में यह मुख्य नदी भागीरथी के रूप में ही प्रवेश कर रहा है, लेकिन इस भागीरथी को हम लोग बांग्लादेश में किस नाम से जानेंगे? पद्मा के नाम से जानेंगे। और आगे बढ़ते हुए यह जो भागीरथी नदी जिसे हम लोग पद्मा के नाम से जान रहे हैं, यह इधर से आती हुई ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। देखिए इस पॉइंट से इधर चीन के तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से होते हुए इधर हम लोग पढ़ेंगे जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इतना जानते हैं कि इस ब्रह्मपुत्र नदी से कौन मिलता है? तो पद्मा नदी। और यह पद्मा नदी कौन है? गंगा, जो बांग्लादेश में भागीरथी के नाम से प्रवेश कर रहा है, लेकिन भागीरथी नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जा रहा है। और यह पद्मा नदी जब इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो यह मेघना का निर्माण करती है। एक पॉइंट और भी यहां से जान सकते हैं कि बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। यमुना की बात नहीं कर रहे हैं, जमुना। यमुना और जमुना दोनों में डिफरेंस है, तो हम लोग जमुना की बात कर रहे हैं, यमुना की नहीं। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि जब इधर से आने वाली गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम लोग
जमुना के नाम से जानते हैं। यह जब आपस में मिलती है तो इसे हम लोग मेघना कहते हैं और इसी मेघना के नाम से आगे बढ़ते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर से समझिए, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, लेकिन फिर से हम लोग समझ सकते हैं। उत्तराखंड से एक नदी का निर्माण हो रहा है, देवप्रयाग से गंगा का, जो यूपी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का में 2 भागों में विभाजित हो रही है, एक हुगली और दूसरा भागीरथी। इस भागीरथी को इस बांग्लादेश में किस नाम से जाना जा रहा है? तो पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। ये नदी इधर आया पद्मा के नाम से, और यह आगे बढ़ते हुए इधर से आने वाली एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी से इस पॉइंट पर मिलती है, और जिस पॉइंट पर यह मिलती है उसे क्या कहते हैं? मेघना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इधर से आने वाली गंगा नदी और इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो गंगा और जमुना के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। और यह मेघना आगे बढ़ते हुए कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके से देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम होता है, यूपी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का में या 2 भागों में विभाजित होता है, एक को हुगली, एक को भागीरथी कहा जाएगा। और इस भागीरथी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यह पद्मा नदी इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, और इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इधर से आने वाली गंगा नदी और इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम लोग जमुना के नाम से भी जानते हैं, इस गंगा और जमुना के संगम को क्या कहा जाता है? तो मेघना कहा जाता है। और यह मेघना के नाम से ही बे ऑफ बंगाल में, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। तो गंगा नदी का उद्गम कई सारी सहायक नदियों से होता है, और यह लास्टली देवप्रयाग में मिलता है, और यहीं से गंगा नदी का नामकरण होता है। और यह गंगा नदी यूपी बिहार में बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का में या 2 भागों में विभाजित होती है, हुगली और भागीरथी। और यह भागीरथी नदी बांग्लादेश के मुख्य नदी के रूप में प्रवेश करती है, और इस भागीरथी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यह पद्मा नदी मानसरोवर से आते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम लोग जमुना के भी नाम से जानते हैं, उसे हम लोग यमुना से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यमुना और जमुना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन के तिब्बत के मानसरोवर से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए आएगा, और यह पद्मा नदी में मिलेगा, जिसे हम लोग मेघना के नाम से जानेंगे। और यही मेघना नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी में, बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरे गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है उसे हम लोग समझ लिए। अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी, भागीरथी, धौली गंगा क्या है, ऋषि गंगा क्या है, पिंडार नदी क्या है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, इन सारे टर्म्स को हम लोग समझे। गंगा नदी का उद्गम देवप्रयाग से हुआ, यूपी बिहार बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का में यह 2 भागों में विभाजित हुआ, हुगली और भागीरथी। और यह बांग्लादेश में जाता है पद्मा के नाम से। उधर से ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जमुना के नाम से जानते हैं, वहाँ पे आपस में मिलता है, और जहाँ पे दोनों का संगम होता है उसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। और यही मेघना बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगर हम लोग बात करें इस गंगा नदी की सहायक नदियों को लेकर के, तो गंगा की सहायक नदियाँ कई सारी हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं यमुना, कोसी, सोन, गंडक, गोमती, दामोदर, घाघरा, रामगंगा इत्यादि। ये सभी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गंगा नदी की ये जो भी सहायक नदियाँ हैं, इन सभी सहायक नदियों को हम लोग समझेंगे। यमुना क्या है भाई, है ना, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, इन सभी नदियों को समझेंगे। कोसी क्या है, सोन क्या है, कोसी को क्यों बिहार का शोक कहा जाता है, सोन क्या है, गंडक क्या है, गोमती, दामोदर, घाघरा, सरयू, रामगंगा, इन सभी नदियों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग गंगा नदी को देखें, हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सिंधु नदी को पढ़ चुके हैं। गंगा नदी को देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग गंगा नदी से संबंधित इन सारे पॉइंट्स को हम लोग समझे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गंगा नदी की इन सहायक नदियों को समझेंगे, और बारी बारी से हम लोग देखेंगे यमुना, कोसी, सोन, गंडक, गोमती, दामोदर, रामगंगा, इन सभी नदियों को समझेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।